नमस्कार, मैं चंद्रशेखर जोशी। देवभूमि टुडे में आपका स्वागत है। किसी भी देश का भविष्य उसका युवा होता है और इस बात को स्वामी विवेकानंद ने तकरीबन 125 साल पहले जाना था, पहचाना था और लोगों को संदेश दिए थे। आध्यात्मिक मनीषी, संत और दार्शनिक स्वामी विवेकानंद को चाहे किसी भी उपाधि से विभूषित किया जाए, उनके लिए पहला लक्ष्य मानवता और मानवता की तरक्की थी और उसमें युवा सबसे आगे थे। देवभूमि का चंपावत जिला, इस जिले से स्वामी विवेकानंद का गहरा वास्ता रहा। 3 जनवरी 1901 से 19 जनवरी 1901 तक स्वामी विवेकानंद लोहाघाट के अद्वैत आश्रम मायावती और चंपावत का जो वर्तमान जिला पंचायत डाकबंगला है, उन 2 स्थानों पर रुके थे। कहते हैं कि जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए। स्वामी जी ने उस अवधारणा को जिया। महज 39 वर्ष और 5 महीने उन्होंने अध्यात्म से आधुनिकता, देश प्रेम, अपनी माटी, अपने समाज और सरोकारों से जो समाज के हर तबके से जुड़े थे, उनसे लोगों को जागृत किया। सबसे ज़्यादा जागृति उन्होंने युवाओं को दी। युवा भविष्य है, समाज का भी, देश का भी, दुनिया का भी और दुनिया की मानवता का भी। ये उनका ध्येय था। 1984 में ये तय किया गया कि स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन को वर्ष 1985 की 12 जनवरी से राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तब से इस दिवस को युवाओं को समर्पित किया जाता है, राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। युवा नई ऊर्जा, नए जोश, नए विचार और नए संदेश समाज में देते हैं और सबसे तेजी से उनके जरिए समाज तरक्की करता है। ऐसे ही एक युवा हमारे साथ इस वक्त हैं, प्रदीप शर्मा। चंपावत जिले का दूरस्थ गांव ठाठा लोहाघाट विकासखंड का हिस्सा है। नेपाल सीमा के पास का एक सीमावर्ती विकासखंड है। उस क्षेत्र से वास्ता रखने वाले प्रदीप शर्मा युवाओं को दिशा देने के लिए, युवाओं को प्रेरित करने के लिए कार्य कर रहे हैं। कम उम्र में उन्होंने उद्यमिता का रास्ता चुना। उच्च शिक्षित हैं, लेकिन उद्यमिता क्योंकि पहाड़ में औद्योगिक परिदृश्य ऐसा नहीं है जो आसानी से किया जा सके, उन्होंने उस उद्यमिता को चुना जो ग्रामीण रोजगार दे सके, जो गांव से पलायन को रोक सके, जिससे महिलाओं की अर्थव्यवस्था मजबूत हो, जिससे क्षेत्रीय नौजवानों को आर्थिकोपार्जन के अवसर मिले। स्वामी विवेकानंद जी ने जो संदेश दिए, उसको एक प्रकार से उन्होंने अपने जीवन में, अपने कार्यों से ढाला। ये सब कैसे किया, कितनी अड़चनें इन कामों में आई। ग्रामीण क्षेत्र में जब कोई उद्यमिता या कोई नया कार्य होता है, उस काम को करने में तमाम तरह की चुनौतियां आती है और उन चुनौतियों से निपटना भी आसान नहीं होता है। बाजार की अपनी समस्या है, उससे ज़्यादा पूंजी की समस्या होती है और उससे ज़्यादा उस तरह का वातावरण जो उद्यमिता को चाहिए उसका अभाव होता है। इन सब बातों को हम सीधे प्रदीप शर्मा साहब से जानते हैं। शर्मा साहब, आपका बहुत स्वागत है और राष्ट्रीय युवा दिवस की आपको बहुत शुभकामनाएं। आप खुद नौजवान हैं, कम उम्र में पर्वतीय क्षेत्र में उद्यमिता, और वो भी डेयरी जैसा एक ऐसा काम जिसमें जोखिम बहुत है, जिसमें चुनौतियां बहुत हैं, आपने क्यों इस काम को अपनाया और कब से अपनाया? देखिए सर, चुनौतियां जीवन में जब आती हैं तो कार्य करने पड़ते हैं। मैंने 2009 से पहले मेरी लाइफ में कुछ चुनौतियां आई, तो जिससे मुझे फाइनेंशियल क्राइसिस हुए। और उसके बाद जब मैं अपनी जॉब छोड़ने के बाद घर आया तो मैंने देखा कि कोई ऑप्शन तो यहाँ है नहीं इस क्षेत्र में, कि इस क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियाँ ऐसी हैं जो कुछ विशेष काम तो किया नहीं जा सकता है। यहाँ की चीज़ें और यहाँ के जो प्रोडक्ट, यहाँ की जो फसल, अनाज या गाय, बकरी, मत्स्य, इन सब क्षेत्रों में कार्य हो सकता है। उस पर मैंने एक क्षेत्र चुना गौ माता का,
जिनके आशीर्वाद से मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। क्योंकि गौ माता ऐसा है, जहाँ भी जिस घर में रहेंगी रिद्धि सिद्धि के साथ रहती है। तो एक ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद ये हमारा सौभाग्य है कि मैंने इस क्षेत्र को चुना। तो मेरे घर की शिक्षा भी थी। फिर पहले से हम लोग पहले भैंस पालते थे, दादाजी लोगों ने पाला, दादी ने पाला। फिर वही घर में ये सब चीज़ें हुई और मैंने देखा कि दूरस्थ क्षेत्र से लोग यहाँ जो मिठाई की दुकानें हैं उन पे जो मावा आता था वो 15 दिन 20 दिन पुराना मावा आ रहा है, उसी का मिठाई बना रहे हैं और उसी की बेच रहे हैं। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना इस फील्ड पे कुछ कार्य किया जा सके। और जिस समय ये कार्य शुरू किया मैंने, उस समय स्थिति ऐसी थी कि ना उस मावे का रेट था, क्योंकि वहाँ से 100 रुपये किलो मावा आता तो हमारी कॉस्टिंग ही 200 रुपये आती थी। तो ऐसी जगह पे मैंने कम से कम 20 दुकानों को चुना, छोटी छोटी सारी दुकानों को, और सब लोगों ने 1-1 किलो मावे के साथ मेरे से शुरुआत करी। और उस मावे से बनी मिठाई का जो टेस्ट था वो हमारे यहाँ के कस्टमर हों या दूरस्थ कस्टमर हैं, जो उस दुकान से वो चीज़ें ले जाने लगे, उनको जो टेस्ट आया तो दोबारा वो रिपीट कस्टमर वहाँ आया और उन्होंने मांगा कि पिछली बार जो आपने मिठाई दी थी वही दीजिएगा, ये वाली मिठाई मत दीजिएगा। तो ऐसा करते करते क्रांति का संचार हुआ और लोहाघाट से मैंने ये शुरू किया और फिर चंपावत, फिर उसके बाद पिथौरागढ़, फिर अल्मोड़ा, हल्द्वानी, रुद्रपुर। और अगला हम अब नया टारगेट कर रहे हैं कि हमारा जो माल बने और उसकी जो मिठाई बने वो दूर दूर तक जाएं और लोग अच्छा खाएं और अच्छा स्वास्थ्य बनाएं। इस परिणति पे मैं सर आगे कार्य कर रहा हूँ। आप तमाम जो मिल्क प्रोडक्ट हैं, दूध, दही वगैरह तो है ही, पनीर है, मावा है, घी है और भी नई तरीके से इस काम को कर रहे हैं। तो आपने पहले मैनुअल कार्य किया, फिर इसमें आपने प्लांट लगाया। तो आपकी जो यात्रा है, शुरू में आपने छोटी मात्रा से इस काम शुरू किया होगा, आज वो स्केल बहुत बड़ा हो गया है। तो इस यात्रा में चुनौतियाँ क्या थी, इस यात्रा में सहयोग किस तरह से आपको मिला, और इस यात्रा में आपको जो अड़चनें आई उस बाधाओं को पार करने के लिए आपने क्या रास्ते अपनाए? 2009 से हमने ये कार्य शुरू किया। उस समय केवल हमने 5 किलो दूध से काम शुरू किया और बहुत अड़चनें आई। उस समय फाइनेंशियल क्राइसिस भी थे हमारे पास और चीज़ें, हम लोगों से दूध लेते थे और हमने उनका पैसा 10-10 दिन में दूध का पैसा दिया, और वो जो 10 दिन की दूध की वैल्यू के पैसा था वो 10-10 दिन करके हमने बाज़ार में दिया और दूसरे से जिस दुकानदार को हमने सामान दिया, मावा दिया, पनीर दिया, घी दिया, तो उससे वो 10वें दिन पैसा लिया, फिर दूसरे को दिया। अब ऐसा करते करते हमारे पास फंड की प्रॉब्लम आने लगी। तो धीरे धीरे गांव के जितने लोग थे जो हमें दूध देते थे, उन्होंने मुझको समझ दिया कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, हमें अच्छा पैसा मिल रहा है और आप जो है हमें 2 महीने बाद पेमेंट करिए। तो वो 2 महीने का समय फिर और मुझे मिलने लगा। धीरे धीरे ऐसा करते करते मैंने गांव वालों की परिस्थितियां समझी कि इनको नीड है, क्योंकि ये इनका 2 महीना मुझे ज़रूर नहीं है। फिर मैं गया बैंक के पास। सर, बैंक ने मुझे 6 लाख का प्रथम ऋण दिया 2012 में। वो उस 6 लाख से मेरी सुविधाएं थोड़ा आसान हुई। ऐसा धीरे धीरे करते करते अगला ऋण फिर मैंने 20 लाख रुपए का लिया। वो सीमाएं करते करते अभी नया ऋण सर मैंने 1 करोड़ रुपए का लिया है। पिछले ऋण सब ठीक ठाक हो गए थे, अभी नया ऋण सरकार ने दिया है और सरकार भी अच्छा कर रही है। उद्योग विभाग की तरफ से जो मुख्यमंत्री जी की स्वरोजगार स्कीम आई है, उसके तहत मैंने ये ऋण लिया हुआ है और जिसमें 35% सब्सिडी है। अगर सब कुछ ठीक ठाक चला तो 2030-35 तक ये ऋण हम चुकाने की कोशिश करेंगे। बाजार सही रहा और सही दिशा पे कार्य होते रहें तो हम इस क्षेत्र में काम कर पाएंगे। आपने जो फील्ड चुना है डेयरी का, इसमें मिलावट को लेके बड़ी चिंता होती है और जो प्योरिटी का कार्य है, जो शुद्धता का कार्य है जो आप करते हैं, उसमें जो लागत आती है, उसमें जो मेहनत होती है, तो
उन सबको आप कैसे करते हैं जो दूध की जितनी आपको ज़रूरत होती है तमाम मिल्क प्रोडक्ट बनाने के लिए, उसके अरेंजमेंट को आपके आसपास के कितने गांवों से उसकी सप्लाई होती है, कितनी महिलाएं उसमें इन्वॉल्व हैं, और उन महिलाओं को आप इनडायरेक्ट और डायरेक्ट किस तरह से हेल्प करते हैं ताकि आपको नियमित दूध दे सकें और आप उस प्रोडक्ट को आगे तक पहुंचा सकें। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जितने भी हमारे पास के समीपवर्ती ग्राम हैं वो हमारे यहाँ खुद दूध लेके आते हैं। बाकी हमें जितने दूध की आवश्यकता होती है, हमारे यहाँ दूध के कलेक्शन सेंटर जो बने हुए हैं उनसे हम लोग दूध परचेज कर लेते हैं। बाकी गांव-गांव में कुछ लोग ऐसे हैं जो हमें दूध देते हैं कलेक्शन करके, उनका दूध हम लेते हैं। और महिलाएं विशेष रूप से इसमें जुड़ी हुई हैं। और आज से पहले ये रहा हुआ सर, हमारे गांव की महिलाओं को केवल 10 रुपये 15 रुपये लीटर दूध मिला है, जबकि उन्होंने अपना पूरा समय उस खेती को दिया है। और हमारी माताएं बहनों का सबसे ज़्यादा जो मेहनत रहती है परिवार में, पहाड़ी परिवारों में तो सबसे ज़्यादा योगदान महिलाओं का ही है, जो सुबह उठने से रात के सोने तक सबसे ज़्यादा कार्य उनका होता है। उनको इस दूध का कोई रेट नहीं मिल पाता। दूध के दाम बढ़ने चाहिए और गाँव की जो महिलाएं इस फील्ड में काम कर रही हैं उनको उचित रेट मिलना चाहिए, ताकि हम आगे और इस फील्ड में कार्य कर सकें और हमें इस चंपावत जनपद को और ज़्यादा मात्रा में दूध मिले, ताकि हम कुछ और नया काम दूध में कर सकें। दूध को लेकर आपका जो मार्केटिंग है, मार्केटिंग एरिया पर्याप्त है या आपको नए मार्केट की, नए बाज़ार की अभी और तलाश करनी है, या जो बाज़ार है आपके आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उसके लिए पर्याप्त है? नहीं सर, बाज़ार तो हमेशा कम होता है, बाज़ार ये पर्याप्त नहीं है। हम चाह रहे हैं, पहले हम 5 लीटर पे काम कर रहे थे, आज हम कम से कम 7 से 8 हज़ार लीटर पे काम कर रहे हैं। और मैं चाहता हूँ ये 8 हज़ार लीटर ना हो के ये कम से कम 50 हज़ार लीटर हो। इस फील्ड पे काम करना है। धीरे धीरे हमारे क्षेत्र में इतना दूध तो है नहीं, हम और क्षेत्र में भले पिथौरागढ़ का दूध हो, अल्मोड़ा का हो और सब क्षेत्रों का दूध कलेक्शन करके सोच रहे हैं कि कुछ अच्छा कार्य हो जाए इस फील्ड में, क्योंकि अगर शुद्धता बरकरार रही तो मनुष्य जीवन भी बरकरार रहेगा। अशुद्धता तो बहुत हो ही रही है और अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं। 2009 से जब आपने शुरुआत करी और 2025 चल रहा है, लगभग 16 साल हो गए हैं, तो आपको ये प्रेरणा कैसे मिली कि ये काम करना चाहिए और इस तरह से करना चाहिए? आवश्यकता आविष्कार की जननी। मेरे को जब फाइनेंशियल क्राइसिस आए लाइफ में, तो और कोई ऑप्शन था ही नहीं कि मैं यहाँ के अलावा या तो मुझे घर को छोड़ना था या फिर किसी फील्ड में काम करना था। बस मुझे ये फील्ड मिला और मैंने अपने आप को इसमें पूरा अभी तक झोंका हुआ है और मैं आगे भी झोंकूँगा। और अपने क्षेत्र के लिए, अपनी माँ बहनों के लिए और जितने भी लोग हमसे जुड़े हुए हैं उन सब के लिए कार्य करना है। और क्षेत्र में जो भी चीज़ें हैं, यही नहीं, आने वाले फ्यूचर में हम यहाँ के जो भी प्रोडक्ट हैं उस पर और भी कार्य करने जा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र में नौजवानों के बीच क्या समस्याएं पाते हैं जो लोग रोजगार नहीं कर रहे हैं, और जब युवाओं को रोजगार मिलता है, जैसे पढ़ाई लिखाई की कमी एक अलग विषय है, काम नहीं मिलना अलग विषय है, लेकिन एक नशा इस तरह की समस्या के रूप में उभर रही है जो हर फील्ड पर उसका दुष्प्रभाव पड़ रहा है, गांव से शहर तक, परिवार से समाज तक। तो इसके लिए आपके आसपास जो क्षेत्र है जहाँ मार्केटिंग होती है, जहाँ से आपका दूध आता है, उन जगहों के युवाओं को क्या, जब वो काम उनको उन हाथों को काम मिला तो उनकी इस प्रवृत्ति में कमी आई, वो पॉजिटिव हुए, वो सकारात्मक दिशा की ओर बढ़े? बिल्कुल सर, आज तक हमारे क्षेत्र में कोई कार्य नहीं था। आज मैंने लगभग 30-40 परिवार ऐसे हैं जिनको गाय दे रखी हैं और उस परिवार की इनकम कहीं ना कहीं आज प्रति माह लगभग 8 से 10 हज़ार रुपये, और अगर वो 2 या 3-4 गाय पाल रहे हैं तो 20 से 25 हज़ार रुपये। ये सब उस घर में और उस घर के युवाओं में आज ये ललक पैदा हो रही है कि आगे कुछ और हो सकता है। और मेरे द्वारा किए गए कार्य के बाद आज कहीं ना कहीं 8-10 लोग देख देख के इस कार्य को बढ़ा रहे हैं और खुशी की बात है। शहर में अच्छे कार्य हो रहे हैं और नई चीज़ें आ रही हैं।
लोग नशे से दूर रह रहे हैं, अगर उनके पास कार्य होगा तो वो ज़रूर नशे से दूर रहेंगे। और प्रत्येक माता पिता को अपने बच्चों को उचित देखभाल करनी चाहिए कि उसका बच्चा क्या कार्य कर रहा है और शाम को किस हालत में घर आ रहा है, वो कार्य कर रहा है नहीं कर रहा है। ये अगर देखभाल समय समय पे होती रहेगी तो ज़रूर मुझे लगता है कि नशे में लगाम लगेगी। धन्यवाद शर्मा जी, आपका रास्ता चुनौती भरा है लेकिन आपने उसको निरंतरता के साथ आगे बढ़े। तो स्वामी विवेकानंद जी के जयंती पर जो उनका अहम सबसे महत्वपूर्ण संदेश था, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक तुम्हें तुम्हारा लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए, ये जो संदेश है ये सामाजिक सरोकारों से जुड़ा है, एक सशक्त संदेश है, एक हौसला देने वाला संदेश है, एक शक्तिशाली संदेश है। और इसी तरह के जो संदेश हैं, नौजवान शर्मा जी जैसे लोग, शर्मा जी जैसे युवा, उन संदेशों के जरिए एक पगडंडी से बड़ा रास्ता तैयार करते हैं। पंडित तुलाराम शर्मा के बेटे ने अपने पिता के उस रास्ते को एक ऊंचाई दी है, जो 5 लीटर दूध से आज वो 5000 लीटर पार करने से प्रत्यक्ष और परोक्ष रोजगार की संभावनाएं बढ़ी हैं। और वर्तमान में 27 लोग उस प्लांट में काम कर रहे हैं। साथ में 400 से अधिक महिलाएं दूध का वितरण करके अपनी आजीविका को, अपनी अर्थव्यवस्था को और गांवों के कारोबार को उसमें बढ़ोतरी कर रही है। और ऐसे प्रयास भले ही वो छोटे दिखते हों लेकिन बेहद महत्वपूर्ण है। ये प्रयास युवा पीढ़ी को संदेश देने के लिए, एक रास्ता दिखाने के लिए, वो केवल दूध में ही नहीं, वो दूसरे मार्ग से भी वो सफलता हासिल कर सकते हैं और समाज में बुराई से बचते हुए समाज को एक उन्नत, सशक्त और प्रगतिशील समाज में तब्दील कर सकते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।